Hello, myself Dr. R.D. Moore on my channel Economic Earth। आज के इस व्याख्यान में हम लोग करारोपण से संबंधित 3 अवधारणाओं की व्याख्या करेंगे। एक है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, कर का विवर्तन। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, जिसको हम हिंदी में कराघात कहते हैं। और तीसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, जिसे हम करापात कहते हैं। यहाँ हम ये देख लें, और जैसा कि हम जानते हैं कि कर एक तरह का अनिवार्य भुगतान अंशदान होता है जो सरकारें अपने जनता पर या पब्लिक पर लगाती हैं, और जिस पर यह कर लगाया जाता है अनिवार्यतः उसका भुगतान सरकार को करना पड़ता है। तो ये एक तरह से अनिवार्य भुगतान होता है। तो कर लगाने वाली संस्था सरकार या उसका कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा, जो जिस व्यक्ति पर कर लगा है उस व्यक्ति से इस कर को वो प्राप्त करेगा। और क्योंकि कर मुद्रा के रूप में प्राप्त किया जाता है, इस नाते वो मौद्रिक रूप में उससे लिया जाएगा। तो एक कर लगाने वाला व्यक्ति है और दूसरा कर देने वाला व्यक्ति है। कर देने वाले को हम लोग करदाता, टैक्स पेयर कह सकते हैं। कर लगाता है, जो इम्पोज करता है, उसे हम सरकार या सरकारी प्राधिकारी के रूप में जानते हैं। जब कर लगाया जाता है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कर का अनिवार्यता भुगतान करना होता है मुद्रा के रूप में सरकार को, करदाता द्वारा। और ये कर अलग अलग रूपों में, तरह तरह के रूप में लगते हैं। और इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि कर का बेस क्या है, बेस ऑफ टैक्सेशन क्या है। बेस ऑफ टैक्सेशन अर्थात किस आधार पर जिस टैक्स लगा है वो आधार क्या है। आधार का मतलब ये हुआ, क्या करदाता की आय के आधार पर कर लगा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आय के आधार पर कर लगा होगा कि इतनी आय के ऊपर इतना कर, इतनी आय के ऊपर इतना कर, इस प्रकार से कर लगाने का जो आधार है वो अगर इनकम होगी तो हम कहेंगे बेस इनकम है। अगर इसी तरह से कर का आधार व्यय हो, एक्सपेंडिचर हो, कि इतना व्यय करेंगे तो कर देना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये व्यय हो गया आधार। इसी तरह से कर अगर उत्पादन पर किसी वस्तु के लगा हुआ है और ये कहा जाए कि प्रति इकाई के हिसाब से हर वस्तु पर जो है कर की राशि या कर की दर ये होगी, तो हम कहेंगे कर का आधार उत्पादन है। इसी तरह से अगर बिक्री पर कर लगा हुआ है कि कोई भी विक्रेता कितना बिक्री करता है और उस बिक्री के आधार पर कुल बिक्री की कोई दर निर्धारित की जाए जो कर के रूप में देनी हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि कर का आधार बिक्री की मात्रा है। तो इस प्रकार कर का आधार होगा। आयात निर्यात करते हैं, निर्यातों पर कर लगे और ये देखें कि कितना निर्यात किया गया है उस आधार पर, कितना आयात किया गया उस आधार पर। तो इस तरह से कर का आधार हो सकता है, वो धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, वस्तु का उत्पादन हो सकता है, उसकी बिक्री हो सकती है, सेवाओं पर लगने वाले कर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कर का आधार होगा। और कर का आधार जैसा भी होगा, अगर बिक्री आधार होगा तो कर विक्रेता पर लगेगा, उत्पादन आधार होगा तो उत्पादक पर लगेगा, अगर आय आधार होगा तो आय कमाने वाले पर कर लगेगा, ऐसे ही व्यय का आधार होगा तो व्यय करने वाले पर लगेगा। इस तरह से कर का आधार होगा है और विविध प्रकार के कर अर्थव्यवस्था में लगते हैं। अब जब कर लगता है तो हम जानते हैं कि कर की राशि मुद्रा के रूप में चुकानी होगी, और क्योंकि मुद्रा से ही सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन, सारे उपभोग, सारे उत्पादन की क्रियाएं संचालित होती हैं। और किसी भी व्यक्ति से जब सरकार कर प्राप्त कर लेगी या ले लेगी तो उसकी आमदनी में, उसके व्यय में उतनी कमी हो जाएगी, और जब कमी होगी तो उस व्यक्ति को कष्ट होता है। और कोई भी व्यक्ति कहा जाता है कि कर देना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार
जनता के कल्याण के लिए ही उनसे लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्तिगत तौर पर उससे वो कष्टप्रद महसूस होता है और इसलिए व्यक्ति चाहता है कि कर देना न पड़े। तो जब व्यक्तियों पर कर लगते हैं तो उसका एक प्रयास ये होता है कि कहीं से जो कर, क्योंकि कर तो अनिवार्य भुगतान है, कर तो देना ही पड़ेगा, और कर अगर आप अदा कर देते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि ये कर कहीं हम उत्पादन, विक्रय आदि की क्रियाओं में से कहीं भी इस कर की राशि को किसी दूसरे से वसूलने का प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा करने में हम सफल हो जाएं, लेकिन प्रयास हर करदाता ये करता है कि कर की राशि, उसके ऊपर कर का जो भार बढ़ रहा है वो कम से कम पड़े, और अगर संभव हो तो किसी अन्य पर इसको टाल दिया जाए या दूसरे से इसे वसूल लिया जाए। और जब इस तरह का प्रयास करता है तो यही कहा जाता है कि कर को वह दूसरे पर टालने का प्रयास करता है, और इस टालने की क्रिया में वो सफल भी होगा, असफल भी होगा, और जब सफल होगा तो हम कहेंगे कर को उसने टाल दिया। तो टालने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। तो इस प्रक्रिया में जब कर लगता है और कर सरकार को इसका भुगतान किया जाता है, और जब करदाता इस कर की राशि को किसी दूसरे पर टालने का प्रयास करता है, तो हम इस कार्य को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, कर का विवर्तन। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर का विवर्तन संभव है, और यदि संभव है तो उसकी दशाएं क्या होगी, कैसी स्थितियों में यह संभव है? तो सीधा सा अभी जब मैं बता रहा था कि कर लगा कहाँ है, तो हम पहले देखेंगे कर का आधार क्या है, कराधार क्या है, या किस आधार पर कर लगा हुआ है। क्या कराधार को हम एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उसको हम मूल्यों के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि किसी वस्तु पर कर लगा है, मान लीजिए उत्पादन कर लगा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि किसी उत्पादक पर कर लगा है उसके उत्पादन के मात्रा के आधार पर, कि इतना उत्पादन करेंगे तो प्रति इकाई इतना कर, या अगर उसका मूल्य के रूप में है कि कितने मुद्रा के रूप में कुल कितना उत्पादन किया है, उनके वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य कितना है, और मूल्य के आधार पर कर लगता है। तो उसी कर की राशि को एक हम कहते हैं मूल्यानुसार कर है। पीछे आप पढ़े होंगे एड वैलोरम टैक्स है, और जब इकाई के आधार पर लगता है तब हम कहते हैं ये स्पेसिफिक टैक्स है, या वस्तु की मात्र इकाई के आधार पर लगा हुआ है। जिस किसी भी रूप में लगे उत्पादक के ऊपर जब ये कर उत्पादन पर लगाया जाता है, तो उत्पादक क्या करता है, अपनी वस्तुओं को आगे बेचता है। किसको बेचेगा? थोक विक्रेता को बेचेगा। थोक विक्रेता फिर फुटकर विक्रेता को बेचेगा, फुटकर विक्रेता फिर उपभोक्ता को बेचेगा। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन जो है, अब ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो वस्तु पर कर लगा है, ये कर अगले चरण में जो उत्पादक पर लगा हुआ है, ये कर अगले चरण में जाएगा थोक विक्रेता पर। थोक विक्रेता इसके यहाँ से वस्तुएं खरीदेगा, इससे फिर फुटकर विक्रेता खरीदेगा, और ये फिर अंततः जो है ये उपभोक्ता को बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वस्तु कर लगने का आधार क्या है? वस्तु, और वस्तु को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में। तो जब ये वस्तु ट्रांसफ़र होती है तो इस वस्तु का कोई न कोई मूल्य लिया जाएगा, और उत्पादक क्या करता है, ये प्रयास कर सकता है कि कर लगने पर वो वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दे। जितना कर दिया है एक इकाई पर, उस मूल्य को कर की उसके वस्तु के मूल्य में जोड़ के आगे थोक विक्रेता को बेचे। ऐसा करने में वो पूर्णतः सफल भी हो सकता है, सफल नहीं भी हो सकता,
और कुछ सीमा तक सफल हो सकता है। तो यहाँ अगर मैं मान के चलूँ कि वो मान लीजिए सफल होता है, कुछ सीमा तक सफल होता है या पूरा सफल होता है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु के मूल्य में वो कर की राशि को जोड़ेगा और इसको बेचेगा। फिर ये कर, क्योंकि मूल्य में कर जुड़ा हुआ, ये इसको बेचेगा और अंततः यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर की राशि है ये जाके अंततः इससे वसूल होगी और ये किसी और को, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर है, वस्तु को वो भोग करके समाप्त कर देगा और आगे इस ट्रांजैक्शन के जो प्रक्रिया है उसमें अब उससे आगे वस्तु को आगे नहीं जाना है। तो अगर ये ट्रांसफ़र न होता एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो ये मूल्य में वृद्धि करके कर को आगे से खिसकाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि कर आधार का जब हस्तांतरण होगा एक हाथ से दूसरे हाथ में, तभी मूल्य में वृद्धि के माध्यम से कर का विवर्तन संभव है, अन्यथा कर का विवर्तन संभव नहीं है। तो कर का विवर्तन जब संभव होता है तो हम इसे कर विवर्तन कहते हैं, और जब संभव नहीं होगा तो हम कहेंगे कर का विवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कर जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वह कर की राशि को दूसरे पर टालने का प्रयास कर रहा है और इस क्रिया में वो सफल हो रहा है, पूर्णतः अंशतः जो भी स्थिति हो, और इस रूप में कर का पूरा भार या कर का कुछ अंश दूसरे पर वो मूल्य में वृद्धि के माध्यम से अगर टालने में सफल हो जाता है, तो इसी क्रिया को जिस क्रिया के माध्यम से वस्तु के मूल्य में वृद्धि के माध्यम से कर को टाला जाता है उसे हम कर विवर्तन कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान रहे, कर जिसके ऊपर लगता है वो करदाता है वास्तविक, और वो कर की राशि को दूसरे पर विवर्तित करेगा। और अगर मैं मान लूँ कि पर कर की पूरी राशि को दूसरे पर विवर्तित कर देता है, तो इसका मतलब है सरकार को तो ये कर देता है प्रत्यक्षतः, क्योंकि उसी के ऊपर कर लगा है और कर अनिवार्य है, लेकिन उस राशि को वो किसी दूसरे से फिर वसूल लेता है। इसलिए कर का जो भार है उसके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि वो राशि जो उसने दिया था वो वसूल लिया, बस उतने भार पड़ा है कि जितने दिन तक वो राशि उसको वापस नहीं लौट जाती है उतना भार उसके ऊपर पड़ेगा। या अकाउंटिंग या लेखा या हिसाब किताब करने में जो उसके कास्ट पड़ते हैं उन सब के बाद इस तरह का भार पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में कर की अदायगी करता है ये अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता करता है। अगर मैं मान के चलूँ कि कर की पूरी राशि मूल्य वृद्धि के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच जाती है या उससे वसूल ली जाती है, तो वास्तव में कर को ये देता है, इस पर कर लगाया जाता है और ये कर विवर्तित अगर कर रहा है तो हम कह रहे हैं ये कर का विवर्तन है। और इस कर के विवर्तन में हम दो तरह के विवर्तन देखते हैं, एक को कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग या एक को कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब होता है आगे की ओर विवर्तन और बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर विवर्तन। बैकवर्ड शिफ्टिंग ये पश्चगामी होगा, पीछे की ओर, अर्थात जहाँ कर लगा है उत्पादन या बिक्री की प्रक्रिया में उससे पीछे कर, वो पहले हम कर को वसूल लें, और ये है अग्रगामी, इस प्रक्रिया में आगे से हम लगा लें। जो उदाहरण हमने दिया है वो अग्रगामी विवर्तन है, क्योंकि जहाँ पर कर लगा है उसके आगे जब वस्तुएं बढ़ती हैं उत्पादन के हस्तांतरण या विनिमय की प्रक्रिया में, तो हमने कहा कि वो उत्पादक से थोक विक्रेता पर और अंततः उपभोक्ता पर आगे जाती हैं। लेकिन अगर उत्पादक पर कर लगे और ये उत्पादक आगे मूल्य न बढ़ा के पीछे कहीं से कर वसूलने का प्रयास करे, तो ऐसा भी कभी कभी संभव हो सकता है। जैसे उत्पादक जो है वो श्रमिकों पर ये दबाव डाले कि क्योंकि हमें हमारी वस्तु पर कर लगता है, उत्पादन पर हमारे कर लगेगा और इतना हमको कर देना है,
इसलिए हम आपको मजदूरी में थोड़ी कटौती करेंगे ताकि हमारा जो कर की कुछ भरपाई हमको मिल जाए। और ऐसा करने में अगर वो सफल हो जाए, मजदूरों की मजदूरियाँ इस आधार पर कुछ घटा ले जाए कि उसे आगे कर देना, इस नाते मजदूरी कम हो जाए, तो हम कहेंगे ये पश्चगामी विवर्तन है, ये पीछे की ओर विवर्तन हो गया। कभी ऐसा हो सकता है कि कच्चा माल जहाँ से वो खरीदता है वहाँ पर दबाव डाले कि भाई हमको आगे कर सरकार हमसे लेती है और इतने मूल्य पर अगर हम खरीदेंगे तो हमें नुकसान होगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि सरकार ने कर लगाया, नया कर लगाया या कर की दर में वृद्धि करी, और वो ऐसी स्थिति में वो पीछे जहाँ से माल खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है, वहाँ दबाव डाले कि अब पहले की तुलना में हम कीमत आपको कम देंगे वस्तु की या कच्चे माल की, क्योंकि हमें आगे की प्रक्रिया में टैक्स देना है, इसलिए। और अगर ऐसा वो कर जाए तो कहा जाएगा ये उत्पादन जहाँ कर लगना है उसके जो पहले की प्रक्रिया है वहाँ से कर की कुछ राशि वसूलने का वो प्रयास करता है। तो इस स्थितियों को हम कहते हैं ये पश्चगामी विवर्तन है, पीछे की ओर विवर्तन है। और जब हम अगली चरण में आगे की तरफ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें कर की राशि विवर्तित करते हैं तो हम इसको पश्चगामी विवर्तन कहते हैं। तो अग्रगामी और पश्चगामी विवर्तन इस तरह के दो होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो शिफ्टिंग होती है मुख्यतः वो अग्रगामी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है। हस्तांतरण की प्रक्रिया में आगे की ओर इस कर को विवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर अपने इस उदाहरण में मैंने दो लिया। जैसे मान लीजिए ये उत्पादक है और इस उत्पादक पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी है, उत्पादन कर, ये एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उत्पादन के आधार पर। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो उपभोक्ता है अंतिम, इसके ऊपर मूल्य वृद्धि के रूप में कर को टाला गया है। तो कर को उपभोक्ता ने दिया है वास्तव में, लेकिन इम्पोजिशन जो है वो कर जो लगाया गया है वो उत्पादक पर लगाया गया सरकार द्वारा, और मूल्य में वृद्धि के माध्यम से इस कर की राशि को अंततः जो है वो इसके ऊपर टाला गया है इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो अब एक सवाल उठता है कि कर पहले चुकाया किसने? उत्पादक ने सरकार को, और फिर उत्पादक ने उस कर की राशि को आगे वस्तु को बेचते समय मूल्य में वृद्धि करके वसूल लिया थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता से, फुटकर विक्रेता ने उपभोक्ता से, और अंत में ये भार उपभोक्ता के ऊपर चला गया। तो कर का असली भार किसके ऊपर पड़ा? उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि इसके जेब से पैसा गया है और उसकी भरपाई उसको नहीं होगी। लेकिन कर का भुगतान प्रत्यक्षतः सरकार को इसने नहीं किया, कर का भुगतान किया है इस उत्पादक ने जिसके ऊपर कर लगाया गया है। करदाता ये कहा जाएगा, इसके ऊपर कर लगाया गया, इसने कर का सरकार को भुगतान किया, लेकिन वो राशि उसने दूसरे से वसूल लिया। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो अंतिम व्यक्ति है उपभोक्ता जिसने कर की राशि दी, उसके जेब से पैसा गया। अब सवाल ये उठता है कि कर इसने दिया तो इसको जो कष्ट हुआ वो किस तरह का है, और जो कर उपभोक्ता ने दिया उसको जो कष्ट हुआ वो किस तरह का है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर कौन सा कष्ट पड़ा। ये कष्ट पड़ा कि अपने उत्पादन का हिसाब रखना पड़ा, अकाउंट बनाना पड़ा, उसके लिए जो भी क्लर्क लगे, मशीनरी लगे, कंप्यूटर लगे, ऑफिस का जो भी खर्चा आया वो सारे खर्चे उसको वो करने पड़े, और सरकार का रिटर्न भरना पड़ा, सब अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ा। ये सब भार उसके ऊपर पड़ रहा है, और उसके बाद इसने कर का भुगतान कर दिया। अब फिर उस कर की राशि को वो धीरे धीरे आगे के चरण में वसूल लिया। हो सकता है इस प्रक्रिया में कुछ समय तक उसको पैसे तुरंत वापस नहीं आए हों, देर से आए हों, 6 महीने बाद, साल भर बाद आए हों। तो
कुछ कष्ट इसको इस तरह का हुआ, लेकिन कर की राशि को पूरी की पूरी वहाँ से वसूल लिया आगे के चरण में। तो इस पर जो भार पड़ा, इसके जेब से पैसा गया, इसके उपभोग घटे, इसकी और जो भी जितनी आय घटने से या कर के रूप में जो राशि उसके जेब से गई है, उसके कारण जितना उसका उपभोग कटौतियाँ करनी पड़ी हैं, उसने अपने लाइफ स्टाइल में, आपका के जीवन स्तर में जो भी आवश्यकताएं हैं वो कटौती होंगी। तो इसको तो कष्ट हुआ दूसरे तरह का। तो इसलिए यहाँ जो कर का भार पड़ता है वो दूसरे तरह का है, यहाँ जो कर का भार पड़ता है वो दूसरे तरह का है। और दोनों कर के भारों के अंतर को व्यक्त करने के लिए दो टर्म का प्रयोग हुआ। एक हुआ इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, और दूसरा प्रयोग हुआ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, जो कर का भुगतान सरकार को करता है, कर लगने से उसके ऊपर जो भार पड़ता है, जिस तरह वो महसूस करता है, उस चीज़ को करारोपण में हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। हिंदी एक अच्छी बनाई गई, कर आघात। आघात का मतलब किसी चीज़ से, जैसे आप मारें, किसी को पत्थर से मारें तो जाके पत्थर जिसके ऊपर गिरेगा चोट लगेगी उसको। तो इसी तरह से जब सरकार जिसके ऊपर पहली बार कर लगाती है, तो कर लगने पर, कर देने पर, उस प्रक्रिया में जितना कुछ उसको करना है, इस तरह की जो भी चोट पहुंचती है वो इसके ऊपर पड़ती है। किसके? जिसके ऊपर पहली बार कर इम्पोज किया जाता है। और इस नाते कहा गया ये कर का आघात है, कर की पहली चोट, हम इस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन ये कर कहाँ गया? थोक विक्रेता पर, फुटकर विक्रेता पर, फिर गया उपभोक्ता पर, अब आगे नहीं जाएगा। तो उपभोक्ता पर गया तो हमें क्या कह सकते हैं हम लोग, जब ये पत्थर मारे गए तो पहले लगा उत्पादक पर, वहाँ से छटकता हुआ गया थोक विक्रेता पर, फिर फुटकर विक्रेता पर, और अंततः जाके गिरा उपभोक्ता पर। तो अंततः जहाँ जाके गिरता है उसको कहा गया आपात। आपात माने गिरना होता है। करापात, कर का आपात। कर कहाँ जाके अंततः गिरता है और जिसके ऊपर गिरता है उस पॉइंट को कहा गया इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। और हिंदी में हमने कहा ये कर आपात, और जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कर और ये करापात। तो हम लोग इसको करापात कहते हैं। ये कर का आघात है, इसको कराघात कहते हैं क्योंकि पढ़ने में आसान शब्द है। तो ये ध्यान रहे, एक है कराघात, आघात माने पहली चोट, आपात माने अंततः गिरना। तो भूले न आपको, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों टर्म में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। इसलिए ये ध्यान रहे कि पहला है इम्पैक्ट और दूसरा अंततः है इंसिडेंस। पहला है आघात और दूसरा है आपात। तो इस तरह से ये दो टर्म प्रयोग हुए और दोनों कर के जो भार पड़ते हैं, जो कर देने पर जैसा महसूस होता है, दोनों व्यक्तियों पर अलग अलग तरह के महसूस या प्रभाव होते हैं, अनुभूति होती है। दोनों अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं दोनों के। इस नाते दोनों टर्म को अलग अलग हम लोग कहते हैं। एक को कहते हैं कराघात, दूसरे को हम कहते हैं करापात। अब देखिए टर्म दूसरा यूज करिए। जो कर का भार पड़ता है, जैसे कर लगा, हमने कहा ना कि पहली चोट किसके ऊपर लगी, तो इसको कहा जाता है इमीडिएट मनी बर्डन। कर क्योंकि मुद्रा के रूप में चुकाया जाएगा, ये भार मौद्रिक होगा। और जैसे ही कर लगा, वैसे ही किसके ऊपर सबसे पहली बार ये लगा?
उसका प्रभाव किसके ऊपर सर्वप्रथम पड़ा? तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ये है इमीडिएट मनी बर्डन, जिसका मतलब है ये कर का तात्कालिक प्रभाव एक तरह से है। सबसे पहले कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर कर लगाया जाता है, और वास्तव में जो देता है, जिसकी जेब से पैसा जाता है और जिसके बाद वो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है अल्टीमेट मनी बर्डन। ये कर का अंतिम मौद्रिक भार है। तो एक तरह से कराघात कर का तात्कालिक मौद्रिक भार होता है, जो सबसे पहली बार जिसके ऊपर कर का भार पड़ता है, कर की चोट लगती है, वो है कराघात। और जिसकी जेब से पैसा जाता है अंततः, और वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र या वसूल नहीं पाता, शिफ्ट नहीं कर पाता, वो भार जिसके ऊपर पड़ता है, वास्तव में जो कर का भुगतान करता है, उस को हम कहते हैं ये अल्टीमेट मनी बर्डन होता है। और अंतिम मौद्रिक भार जिसके ऊपर कर का पड़ता है, उसको हम कहते हैं करापात, कर का आपात। अंततः कर किसके ऊपर जाके गिरता है। और जो कर वस्तुओं पर लगते हैं, कमोडिटीज़ पर, वो चाहे उनके उत्पादन पर लगें, चाहे उनके बिक्री पर लगें, चाहे उनके आयात निर्यात पर लगें, ये सारे करों का विवर्तन संभव होता है, क्योंकि वस्तुएं जो हैं विनिमय की प्रक्रिया से क्रम से एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती हैं और मूल्यों के माध्यम से हस्तांतरित होती हैं, और मूल्यों में वृद्धि के माध्यम से ये कर को आगे की प्रक्रिया में टाला जाता है, विवर्तित किया जाता है। कभी पूरा विवर्तित कर पाएंगे, कभी कम कर पाएंगे, कभी नहीं भी कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे कर का विवर्तन होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अच्छा, जब कर का विवर्तन नहीं होगा तब देखिए क्या होगा कि जिसके ऊपर कर लगा है उसने कर का भुगतान किया, और अब वह कर की राशि को किसी दूसरे पर टाल नहीं पाएगा। इसलिए कर का जो पहला भार था इमीडिएट, वो भी उसी के ऊपर पड़ेगा, और कर का जो अल्टीमेट मनी बर्डन था वो भी उसी के ऊपर पड़ेगा। तो जब कर का विवर्तन नहीं होगा तो कर का आघात या कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर होंगे। और सामान्य तौर पर जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, जो किसी व्यक्ति पर उसकी आय के आधार पर कर लगते हैं, वैसी स्थितियों में बहुत रेयरतम, जो विरलतम स्थितियां हैं, उनको छोड़ें तो सामान्यतः कहा जाता है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो किसी व्यक्ति के वैयक्तिक आय के ऊपर लगता है, क्योंकि आय का वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, इसलिए उसी के ऊपर कर लगता है और वही कर का भुगतान करता है। कर का विवर्तन वहाँ संभव नहीं होता, और ऐसी स्थिति में कराघात और करापात दोनों इसी व्यक्ति पर या करदाता पर या इनकम टैक्स पेयर पर पड़ता है, और वहाँ कर का विवर्तन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तीन टर्म्स, ये जो तीनों शब्द आए हैं, कर का विवर्तन, और जब कर का विवर्तन होगा तो ये दोनों शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि कर विवर्तित हुआ तो किसके ऊपर लगा था, किसके ऊपर से टाला गया, कितना टाला गया, और क्यों पूरा नहीं टाला गया, क्यों कम टाला गया, और अगर बंटा तो जिसके ऊपर कर लगा था उसने ज़्यादा शेयर दिया या
टाल के जब वो उपभोक्ताओं तक ले जाया गया तो उपभोक्ता ने कम या ज़्यादा दिया, तो ये कर का विवर्तन या दोनों में जो कर की राशि का बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा, कौन कौन सी शक्तियाँ उसे प्रभावित करेंगी, निर्धारित करेंगी, इसके लिए अलग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के सिद्धांत हैं या कर विवर्तन के सिद्धांत हैं, वो आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने जानबूझ के 3 टर्म्स का एक अलग वीडियो बनाया ताकि तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो आज हमने पढ़ लिया है कर विवर्तन क्या होता है और इस कर विवर्तन की प्रक्रिया में कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्रेता और विक्रेता या करदाता और जिसके ऊपर ये अंतिम जो करदाता जिसके ऊपर टाला जाएगा, उस स्थिति में इस कर का विवर्तन कैसे होता है, कौन सी शक्तियाँ इसको निर्धारित करती हैं और कैसे ये निर्धारित होगा कि किस व्यक्ति कर विवर्तन होगा या नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो उन सिद्धांतों में हम अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कर विवर्तन के सिद्धांत, जिसको हम दूसरे रूप में करापात का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे और बृहद व्याख्या वहाँ पर हम उसकी कर पाएंगे। तो आज हम यहीं ये वीडियो समाप्त करते हैं। निवेदन आपसे ज़रूर करेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो अपने मित्रों से या जिन किसी को जो अर्थशास्त्र में रुचि रखते हों उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप उन्हें सलाह दें। खुद सब्सक्राइब करें ताकि जैसे, क्योंकि हफ्ते में 3 या 4 वीडियो मैं नियमित रूप से, जब से मैंने अपना चैनल करीब पिछले 4 महीने शुरू किया है तब से मैं बराबर डालता रहा हूँ। और 4 के हिसाब से अगर आप देख लें तो उस हिसाब से हमने वीडियो करीब 70-80 के आसपास वीडियो अब तक पढ़ चुके हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हर सप्ताह आपको 3 से 4 वीडियो नियमित रूप में मिलेंगे और धीरे धीरे अर्थशास्त्र के पूरे कोर्स को हम कवर करेंगे। और यदि आपकी तरफ से कुछ डिमांड आएगी तो उसके हिसाब से भी देखेंगे। तो आप ये प्रयास करें और ये आपका दायित्व है कि इस चैनल को आप थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि मैं केवल आप में विश्वास रखता हूँ और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए करूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ और सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।